हेलो फ्रेंड्स, नेट सेट पेपर वन के रिसर्च एप्टीट्यूड इस टॉपिक के दूसरे हिस्से में हम आज देखेंगे कि इसमें एक्चुअली दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक होता है कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। मीन्स क्या क्या बातें होती है रिसर्च में। मीन्स रिसर्च की हम इसे कह सकते हैं कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या डिस्टिंक्टिवनेस होता है नो, जिसके बिना पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये रिसर्च है या ये रिसर्च नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि रिसर्च ये एक एम्पेरिकल एक्टिविटी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एम्पेरिकल एक्टिविटी है। एम्पेरिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ये इसमें प्रयोग किए जाते हैं, प्रायोगिक तौर पर इसको देखा जाता है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं और ऑब्जर्वेशंस होने के साथ साथ इन ऑब्जर्वेशंस को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लेबोरेटरीज में। तो ये एम्पेरिकल एक्टिविटी है। मीन्स आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिसर्च। तो रिसर्च इज एन एम्पेरिकल एक्टिविटी, रिसर्च इज एन ऑब्जर्वेशनल एक्टिविटी, रिसर्च इज एन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी और ऑल ऑफ द अबव। तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि ऑल ऑफ द अबव। हमें बड़ा सोचना पड़ता है। सवाल बहुत आसान होते हैं, बस इन सवालों को हम कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं और कुल मिलाकर हमारी समझने की क्या स्थिति होती है, जिसे हम बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, जिसे हम कॉम्प्रहेंशन के नाम से जानते हैं। मीन्स कोई भी टॉपिक हो पेपर वन का, आपको उसको ठीक तरीके से कॉम्प्रहेंड करना है। मीन्स आज जब हम ये लेक्चर लेंगे तो हमें सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा इस लेक्चर पर, लेकिन पूछा जाएगा। ऐसे रिसर्च के हमारे 5 जब लेक्चर हो जाते हैं तो हम 5 सवालों के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि रिसर्च इज एन एम्पेरिकल एक्टिविटी इन विच कंक्लूजन्स आर मेड और रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन। दो बातें होती है। हम रिसर्च क्यों करते हैं कि जो हमारे मन में एक सवाल पैदा हुआ है और इस सवाल का हमने एक टेंटेटिव तौर पर एक जवाब बना लिया है। ओके, तो जब हमने इस जवाब को बना लिया है तो इस जवाब को साबित करना पड़ता है। तो जवाब को साबित हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन्स एंड द रिजल्ट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंट्स वी डू देयर इन द लेबोरेटरीज, पर्टिकुलरली इन द एम्पेरिकल एक्टिविटी, एज एन एम्पेरिकल एक्टिविटी जब हम रिसर्च को लेकर चलते हैं। तो अनदर इज अ थिंग दैट रिसर्च इज अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस। नो, ये बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस रिसर्च है, इस बात को बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर नहीं भी लिखा होता तो भी चल जाता था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक बात है वो। मीन्स उसकी हर बात तय है कि पहले ये होगा, पहले हम टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर उस टॉपिक में जो सवाल है उसका जो जवाब है, प्रॉब्लम एंड द आंसर हम जिसे कहते हैं, उसको लिखेंगे, फिर हम इंट्रोडक्टरी बात लिखेंगे एंड अकॉर्डिंगली ये सारी बातें हम रिसर्च डिज़ाइन में पूरी तरीके से देखने वाले आखिरी लेक्चर में देखेंगे, ताकि आपको फिर पहले वाले जो 4 लेक्चर हैं उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा व्हेन वी शैल गो फॉर दैट रिसर्च डिज़ाइन। इसीलिए रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इसके सिस्टम को आप बिल्कुल तोड़ नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ही जाना पड़ता है। ये क्रोनोलॉजी आप नहीं तोड़ सकते। अनदर इज द थिंग दैट रिसर्च नीड्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च का एक टाइम है, एक ड्यूरेशन दिया गया जाता है। जैसे कि ये 2 साल से लेके तो 7 साल तक इस ड्यूरेशन को दे सकते हैं आपको। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हो, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर रिसर्च कर रहे हो, अगर आप रिसर्च कैंडिडेट के तौर पर रिसर्च करके कुछ फेलोशिप्स ड्रॉ कर रहे हो, कुछ स्कॉलरशिप्स ले रहे हो, तो ये ड्यूरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन डूइंग द रिसर्च। इसीलिए आपसे क्या क्या किया जाता है कि हर 6 महीने में 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, देखो उसका नाम क्या है, 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाती है। इसको आपके जो गाइड है वो देखते हैं, फिर आप इसको जमा करते हो और ऐसे 4 6 8 10 6 मंथली रिपोर्ट जब आप जमा कर देते हो तो इससे पता चलता है कि आपका रिसर्च एक ढंग से चल रहा है, एक सिस्टमैटिकली चल रहा है, कि आपने पहले 6 महीने में क्या करना है, दूसरे 6 महीने में क्या करना है। तो जो अभी मैंने कहा था कि एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है, इसी तरीके से एक लॉन्ग टर्म प्लान के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए।
नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम चीज़ है रिसर्च में, जिसको हम कहते हैं कि रिसर्च एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च में कि रिसर्च हाइपोथेसिस को एम्प्लॉय करता है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जब आपने रिसर्च शुरू किया तब आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम ने जन्म लिया है, एक सवाल उठा है, एक समस्या को आप सॉल्व करने में लग जाते हो, और इस समस्या का कोई ना कोई टेम्पररी टाइम बीइंग उस वक्त के लिए आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल आपके उस सवाल का एक जवाब आपके दिमाग में आ जाता है। उस टेम्पररी आंसर को हाइपोथेसिस कहा जाता है। और आप बाद में, इसके बाद आप जो कुछ भी करते हो, वॉट एवर यू डू आफ्टर दैट, वो सब करना आपका होता है हाइपोथेसिस को साबित करना कि जो आपने टेम्पररी आंसर अपने दिमाग में रखा है, इसी आंसर को साबित करने के लिए आप कोशिश करते हो। अगर आप ऐसे ऐसे साबित नहीं कर पाए तो इसे नल एंड वॉइड हाइपोथेसिस ऐसा कहा जाता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाइपोथेसिस के टाइप्स जब देखेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि व्हाट इज नल एंड वॉइड हाइपोथेसिस, इस तरीके से। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट कि रिसर्च हाइपोथेसिस को एम्प्लॉय करता है। नेक्स्ट इज रिसर्च इज एन एनालिटिकल स्टडी, ऑल द कलेक्टेड डेटा इज क्रिटिकली एनालाइज्ड। ये और एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि रिसर्च में ऐसी कोई भी फालतू बात नहीं है, हर चीज का अपना एक महत्व है। मीन्स टॉपिक सिलेक्शन करने से पहले आप लिटरेचर रिव्यू लेते हो नो, पढ़ते हो कुछ चीज़ें, इसका भी महत्व है। और आखिरी की फाइंडिंग्स लिखने तक आप जो कुछ कर रहे हो हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व है। इसी तरीके से रिसर्च में यह एनालिटिकल स्टडी है। एनालिटिकल स्टडी क्यों है? क्योंकि रिसर्च को, हमारे हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए हमें बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू लेना पड़ता है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, किन किन लोगों ने इस मामले में काम किया है वो देखना पड़ता है, और फिर इन सारी बातों को जब हम लेकर चलते हैं, लिटरेचर का जो डाटा है, जो डेटा है वो मीन्स कलेक्ट करते हैं, तो इसको ठीक तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। फिर एनालाइज करने के बाद हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ये करने के बाद फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन अपना होता है, जिसे आप पैराफ्रेज कह सकते हो, एक्सप्लेनेशन कह सकते हो, इंटरप्रिटेशन कह सकते हो। वो इस रिसर्चर की अपनी खासियत होती है कि वो कैसे अब बता रहा है बातें। जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने कलेक्ट किया, इस कलेक्शन ऑफ डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। विदाउट एनालिसिस ऑफ डेटा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए रिसर्चर टू इंटरप्रेट। डायरेक्ट इंटरप्रेट नहीं कर सकता, कनेक्ट करना पड़ता है, अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट करके रिसर्चर को आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए दिस एनालिसिस ऑफ डेटा, कलेक्टेड डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिसर्च। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि आपको सही डेटा कलेक्ट करते आना चाहिए। अगर आपको सही डेटा कलेक्ट करते नहीं आ रहा है तो फिर समस्या गंभीर हो जाती है। मीन्स क्या मुझे ढूंढना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा मटेरियल मुझे कलेक्ट करना है, कौन से रेफरेंस बुक्स देखने हैं, कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कौन से जर्नल्स पढ़ने हैं, और इन सब बातों का ताल्लुक होता है आपके टॉपिक के साथ, आपके हाइपोथेसिस के साथ। ये सब कुछ एक बहुत ही सही तरीके से कलेक्ट की गई बातें हैं, और इन कलेक्ट की गई बातों को समझना, कलेक्ट एंड कनेक्ट, इसे हम कहेंगे कि इट इज कलेक्टेड एंड कनेक्टेड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर टॉपिक। नेक्स्ट, तो रिसर्च नीड्स एन ऑब्जेक्टिविटी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग किसी समाज से जुड़े हो, धर्म से जुड़े हो, आपकी आपकी अपनी कुछ बायस आइडियाज़ हो सकती हैं, उससे जुड़े हो, ये सब बातों को रिसर्च में बिल्कुल भी कोई स्थान नहीं होता है। रिसर्च नीड्स एन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, नो, इट्स अ टफेस्ट जॉब। सो in our country there are very few researchers, true researchers are very few। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते। नो, एक इंसानी प्रवृत्ति के तौर पर हम ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते।
और रिसर्च में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी बात को दिया जाता है, सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी बातें हम देखेंगे उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को है, रिसर्चर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव बीइंग एंड रिसर्च नीड्स एन ऑब्जेक्टिविटी। अगर नहीं है, अगर आप बायस हो, प्रेजुडिस्ड हो, आपके आइडियाज वार्प्ड है, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो रिसर्च नीड्स एन ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव डेटा एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। इस बात को हम रिसर्च अप्रोचेस में देखेंगे। नो, देयर आर टू इंपॉर्टेंट अप्रोचेस इन रिसर्च, वन इज qualitative data and quantitative data. No, and the other thing is that research should be done by an expert. So expertise होना बहुत ज़रूरी है। अभी इस एक्सपर्टीज को हम कैसे देखते हैं, बहुत बार हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के बाद ही हमें रिसर्च करने के लिए मिस एलिजिबल माना जाता है। अब तो खैर नॉट ओनली हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन, बट अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएशन ये भी माना गया है कि आपको एक पेड एग्जाम देनी है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना है, जिसमें आपको रिसर्च के ताल्लुक से और आपके सब्जेक्ट के ताल्लुक से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वेदर द रिसर्चर इज एलिजिबल और नॉट, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे रिसर्चर बीच में ही रिसर्च छोड़ देते हैं बिकॉज दे आर नॉट द एक्सपर्ट्स। आप का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर आपने अपने टॉपिक को फाइनल किया है। इस टॉपिक को फाइनल करने के बाद आपने एक जवाब बना लिया है हाइपोथेसिस के तौर पर, और अब आप उसमें ही कुछ पढ़ रहे हो। सो यू बिकम द मास्टर ऑफ दैट थिंग, नो, यू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग, यू आर सपोज टू बी। ऐसा माना जाता है कि आप उस बात के एक्सपर्ट हो, यू नो, उस बात के आप एक्सपर्ट हो। सो दिस एक्सपर्टीज इज एक्सपेक्टेड बाय यू एंड रिसर्च रिक्वायर्ड एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी। हमने देखा है कि सम पीपल रियली वर्क द हार्डेस्ट। नो मीन्स हम जब बहुत बार ये कहानी सुनते हैं कि टॉमस एडिसन ने जब बल्ब की खोज की, तो बल्ब की खोज करने से पहले 900 प्लस टाइम में 900 से ज़्यादा बार उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था। और ऑलमोस्ट सभी ग्रेट रिसर्चर्स के साथ ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम सुनते हैं, उनसे जुड़ी है और ऐसी कुछ बातें हुई हैं। सो इट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स। नो, थकना नहीं पड़ता है, नो, चलते चले जाते हैं। नो, फिर ये रिसर्च सोशल साइंस का हो सकता है, प्योर साइंस का हो सकता है, नो, कुछ मार्केट बेस्ड रिसर्च हो सकता है, कोई भी रिसर्च, लेकिन इसमें एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इस एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी के तौर पर ही हम टॉपिक का चुनाव करते हैं। हम देख लेते हैं भाई कि मेरी क्या कैपेसिटीज़ हैं, मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इसलिए हमारे टॉपिक को हम नैरो डाउन करते हैं। नो मीन्स एक बड़े लेवल पर जो टॉपिक देखा जाता है उसको नैरो डाउन करके हम एक छोटी सी बात पर फोकस करते हैं, यू नो, और फोकस करके फिर हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी से दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। मैं एक बार सिर्फ दोहरा देता हूँ कि रिसर्च इज एन एम्पेरिकल एक्टिविटी, जो यहाँ पर दिया है, राइट। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ओके। देन हम देख रहे हैं कि रिसर्च नीड्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यू नो। फिर हम देखते हैं कि रिसर्च एम्प्लॉयज द हाइपोथेसिस। चौथी बात, ये सारी बातें आप बार बार वीडियो देख के अपने ढंग से समझ लें। मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने बता दिया है कि रिसर्च में ये सारी बातें होती हैं, यू नो। हम एग्जाम्पल के तौर पर भी ये सारा देखेंगे। अभी तो हम बहुत अब्स्ट्रैक्ट तरीके से देख रहे हैं कि रिसर्च एम्पेरिकल होता है, रिसर्च सिस्टमेटिक होता है, रिसर्च में लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, रिसर्च में हाइपोथेसिस एम्प्लॉय किया जाता है, ये एनालिटिकल होता है। फिर इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, और इसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है और एक्सपर्ट ही रिसर्च कर सकते हैं। और आखिरी बात है कि रिसर्च रिक्वायर्स एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी। इतनी बातें अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपकी समझ में रिसर्च आ जाएगा। और इसमें से कोई एक सवाल आपको पूछा जाएगा ना, व्हाट इज रिसर्च के तौर पर आपको पूछा जाएगा कि और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च और व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो एक सब पता होगा तो तीन बातें इसमें से ही देंगे और लास्ट में दिया जाएगा ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, लेकिन जनरली ऑल ऑफ द अबव ही दिया जाएगा, नो। और आपको कहना है कि हाँ, ये तीनों बातें इसमें फिट बैठती हैं। सो प्लीज़ यू जस्ट
लुक एट दिस थिंग्स इन अ वेरी सटल मैनर, बारीकी से देखना पड़ेगा और कॉम्प्रिहेंसिव खुद की समझ से इसकी तरफ देखें। खुद ही कोई एक टॉपिक बना ले और उस टॉपिक को समस्या के तौर पर, और उस टॉपिक को समझते समझते रिसर्च को समझना आसान हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आगे के भी बहुत सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कल आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखे और आप अपने रिसर्च एक्टिविटीज़ में नेट एंड सेट की एग्ज़ाम में आगे कदम रख सके। थैंक यू वेरी मच।